मैं आरुषि सलोकी, रिसर्च स्कॉलर, पंडित रविशंकर शुक्ल, यूनिवर्सिटी रायपुर के महामना मालवीय मिशन यूनिट रायपुर के महामना व्याख्यामाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान में हम महामना के दूरदृष्टि और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। आज हमारे बीच माननीय डॉक्टर अजय कुमार तिवारी सर, मुख्य वक्ता, दैनिक जागरण भास्कर वाराणसी में उप संपादक में सेवाएं दे रहे हैं। माननीय प्रोफेसर स्वर्णलता सराफ मैडम, जो कि महामना मालवीय मिशन रायपुर यूनिट के अध्यक्ष हैं, एवं कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विजेंद्र सिंह सर, महामना मालवीय मिशन रायपुर यूनिट एवं सभी छात्रगण को अभिनंदन करती हूँ। मैं प्रार्थना के लिए मिस प्रीति को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रीति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण का जन्म होता है। पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर पूर्ण ही शेष बचता है। धन्यवाद। क्रम में बढ़ते हुए मैं आगे बीएचयू कुलगीत के लिए तरनजीत कुकरेजा को आमंत्रित करती हूँ कि वो प्ले करे।
थैंक यू तरनजीत। क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं प्रोफेसर स्वर्णलता सराफ मैडम जी से आग्रह करती हूँ कि वे वेलकम एड्रेस के लिए आए और आज के कार्यक्रम के बारे में उपदेश दें। ओवर टू यू मैम। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में अजय कुमार तिवारी जी उपस्थित हुए हैं ये, और हमारे बीच में हमारे कोऑर्डिनेटर इस प्रोग्राम के विजेंद्र सिंह जी जो महामना मालवीय मिशन रायपुर के हैं। हमारे साथ सीनियर मेंबर भूपेंद्र शर्मा जी आज उपस्थित हैं, मैं उनका वेलकम करती हूँ। और आज इस रायपुर यूनिट महामना मालवीय मिशन की जो रायपुर यूनिट है वो कंटिन्यूअस अपना ये 10वां महामना मालवीय व्याख्यान माला कर रहा है। मालवीय मिशन में का मेन उद्देश्य हमारा है कि मालवीय जी के जो विचार थे उनको हम जन जन तक पहुंचाएं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारी जो बनारस की विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी कृति के साथ में जो मालवीय जी की कृति थी बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी कृति है, जिसमें आप सभी ने सुना है कि बहुत कुछ हुआ और उसको संवारना और सजाना हम इन पूर्व छात्रों का मेन उद्देश्य है। और आज के परिवेश में देश विदेशों में इसके पढ़ाए हुए छात्र और उसमें रमे हुए छात्र उसके भावनाओं को आगे तक लेके जाएं। इस मंच पर उपस्थित मेरे सभी स्टूडेंट, हमारे मालवीय मिशन के कर्ता धर्ता रायपुर यूनिट के और हमारे मालवीय मिशन के सभी सदस्यों का, अभी मैं देख रही हूँ इस पटल पर कि अजय इंगोले जी भी प्रेजेंट हैं, उनका मैं अभिवादन करती हूँ और इस पटल पर उनका स्वागत करती हूँ। अजय तिवारी जी ने अपना टाइम निकाला, मैं उनका अब बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ मृत्युंजय पांडे जी भी हैं जो हमारे नेशनल टीम के सदस्य हैं। इन सभी मालवीय मिशन के मेंबर्स का मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि भारत रत्न से सुशोभित पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक प्रमुख भारतीय शिक्षाविद, राजनीतिक, अग्रणी समाज सुधारक, विशिष्ट व्याख्याता, श्रीमद् भागवत संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में मंत्रमुग्ध करने वाले ओजस्वी वक्ता थे। अप्रतिम देशभक्त, कुशल राजनीतिज्ञ, उत्कृष्ट पत्रकार थे। इस तरीके की उनकी वो जो उनका इस तरह का भाव था और वो देश के लिए काम करते थे। और ये भावना हमें एक रोल मॉडल की तरह प्रतीत होती है जो हम सभी को उनसे सीखनी है और हमारे आज देश की आवश्यकता है। महामना जी वास्तव में भारतीयता की प्रतिमूर्ति थे। आज हम देखते हैं हमारे जितने एजुकेशन सिस्टम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें भारतीयता के ओतप्रोत आज हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टीचर्स को उसमें रमने की जरूरत है और उनसे सीखने की जरूरत है। उसके लिए एक सबसे अच्छे देशभक्त जो एक रोल मॉडल हो सकता है वो हमारे मालवीय जी हैं। तो मालवीय जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में शिक्षा के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति थे। मालवीय जी ने एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय में से एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में बसंत पंचमी के दिन की थी। इस विद्यालय को विभिन्न नामों से भी लोग जानते हैं, BHU, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सर्व विद्या की राजधानी। हम इसको सर्व विद्या, क्योंकि यहाँ पर सारी विद्याएं हम सीख सकते हैं। ये उस समय उनका वो परिवेश था जो उन्होंने हमें दी। इसीलिए इस थीम के अंतर्गत जो आज हमारे बीच में अजय जी उपस्थित हुए हैं कि मालवीय जी के का दृष्टिकोण एंड काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये उससे ओतप्रोत होता है कि सर्व विद्या की राजधानी हमारे कुलगीत में भी हमने जाना।
इस विश्वविद्यालय को मालवीय जी ने चंदा लेकर बनाया था। और आज हम ये जानते हैं कि हमारा जो 11 खंड हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो 25 दिसंबर 23 को विज्ञान भवन में लोकार्पण किया, उसका विमोचन किया, वो 11 खंड भी हमारे चंदा लेकर के ही, सभी लोगों के, गवर्नमेंट एजेंसी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम सभी पूर्व छात्रों ने उस पर कंट्रीब्यूट किया है और उसको विमोचन किया है। ये सौभाग्य जो है हम पूर्व छात्रों को मिला और हमने उसमें अपनी आहुति दी। उन्होंने बीएचयू की कल्पना, मालवीय जी ने बीएचयू की कल्पना एक आधुनिक और प्रगतिशील संस्थान के रूप में की, जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा को समकालीन ज्ञान के साथ मिश्रित करेगा। हमारी पारंपरिक शिक्षा को और आज का युग इसके साथ मिश्रित करने वाले की कल्पना थी उनकी। एंड मालवीय जी ने भारत में शिक्षा, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास किए और समाज में उनके योगदान के सम्मान और स्वीकृति के प्रतीक के रूप में उस समय के जो सोसाइटी थी उन्होंने उन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया। इसीलिए आज हम उनको महामना, महान मानव, इस रूप में उनको मानते हैं और बहुत आदर के साथ उनके जिससे कि उनको आदर रखते हैं, जिससे कि उनको आज हमारी गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न 2015 में दिया। इतने 75 साल लग गए उनको ये देने के लिए। यह उस उच्च और आदर को दर्शाता है जिसमें एक दूरदर्शी नेता, शिक्षाविद और राष्ट्र निर्माता के रूप में उनकी स्थायी विरासत को मान्यता दी गई। विश्वविद्यालय में पारंपरिक और आधुनिक शिक्षाओं का संयुक्त रूप से अध्ययन होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य जो एम है, जैसे कि और भी हम संस्थाएं देखते हैं, उनका एम हमारे यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने आप में एक यूनिक अग्रणी विश्वविद्यालय है जिसका एम है कि जो इंजीनियर, डॉक्टर या वैज्ञानिक बनाना सिर्फ नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण मानव बनाना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं। ये यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र, पढ़ाने वाले शिक्षक और गौरवशाली इतिहास और परंपराओं पर गर्व महसूस करें। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम कला संकाय की स्थापना की, संस्कृत डिपार्टमेंट की स्थापना की और विद्या धर्म की स्थापना की, विज्ञान संकाय की स्थापना करी तथा अनेक संकायों की उन्होंने स्थापना की ताकि छात्रों को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। और आज हम जब एनईपी को देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे 38 इयर्स के बाद जो बनी, उसमें भारतीयता से ओतप्रोत होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ज्यादा, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बच्चों के विकास के लिए, जो हमारे फ्यूचर के भावी कर्ता धर्ता होंगे, हमारे देश की दशा और दिशा को ले जाएंगे, उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कर्ता जिन्होंने कृति बनाई, मालवीय जी के भावनाओं से उत्प्रेरित होना और उनके व्यवहार को, उनके समझ को, उनको जानना, इस विचार को पूरे जन जन तक पहुंचाना, यही हमारे पूर्व छात्रों के द्वारा बनाए हुए मिशन का एक सूत्री कार्यक्रम है। और इसीलिए आज हम इस पटल पर हैं और आज हमारे बीच में अजय जी हैं जो हमें उनकी दृष्टि के बारे में हमें जानकारी देंगे और हम उस भावना के साथ अपने को तत्पर आगे रखेंगे और हम फैलाते जाएंगे और करते जाएंगे। और इसी भावना के साथ आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में अजय जी हैं और हमें अपनी इस संपूर्ण मानव बनने पर और अपने गौरवशाली इतिहास और परंपराओं पर बहुत गर्व का महसूस करना, अपने को प्राउड फील करना, ये एक हमारा एम होता है जो हमें अपने में फैलाना है और अपने आसपास में फैलाना है। और इस थीम के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे बीच में सभी लोग उपस्थित हुए और धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं माननीय डॉक्टर विजेंद्र सिंह सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आज के स्पीकर
डॉक्टर अजय कुमार तिवारी सर के बारे में हमें बताएं और उनको आमंत्रित करें। ओवर टू यू सर। मैं विजेंद्र, बाकी जिनको नहीं मालूम होगा, मैं थोड़ा सा डॉक्टर अजय जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। अजय जी बेसिकली चंदौली जिला में जो बनारस के पास में है, इनफैक्ट जिसको हम लोग रामनगर एरिया कहते हैं, वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो वहां पे इनका जन्म हुआ था और बीएचयू से इन्होंने बीए एमए पीएचडी किया हुआ है। इनफैक्ट सब पूरी पढ़ाई वहीं से की हुई है और उनका शोध का शीर्षक था 20वीं शती में प्रमुख भारतीय दार्शनिकों के आलोक में गीता दर्शन का अध्ययन। फिर इन्होंने बीजेएमजे किया है, वो वर्धा से, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से। उसके पश्चात इन्होंने अपना पत्रकारिता में ही ज्यादातर करियर अपना रखा है। काफी रिनाउंड न्यूज़पेपर्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, जैसे दैनिक जागरण वाराणसी, फिर दैनिक प्रभात मेरठ, कल्पतरु एक्सप्रेस आगरा, जन संदेश टाइम्स लखनऊ, राजस्थान पत्रिका अंबिकापुर में अभी वरिष्ठ उप संपादक के रूप में सेवाएं दी हैं। ये उसके सिवाय साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय में पीआरओ और ओएसडी के साथ हिंदी विभाग में अध्यापन भी इन्होंने किया है। तो अजय जी आपका बहुत ज्यादा एसोसिएशन रहा है बीएचयू के साथ और डेफिनेटली आपका एक्सपोजर यहाँ पे उपस्थित बहुत लोगों से बहुत ज्यादा है, तो आपके पास इस टॉपिक में बोलने के लिए काफी चीजें होंगी। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस विषय में। मित्रों, आज पहली बार ऐसा लगा कि हम आप लोगों के बीच हैं, तो महामना की बगिया में ही हैं, परिसर में हैं, क्योंकि आप सभी लोग लगभग वहीं के विद्यार्थी रहे और उस परिसर में हर व्यक्ति जो रहा है अपनापन सा हो जाता है। कहीं भी मिलता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलता है, तो हमको लगता है कि हम सभी मानस पुत्र महामना के हैं। ये एहसास आज फिर एक बार हो रहा है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के जीवन की सफलता असफलता उसके परिवेश पर तय होती है। परिवेश अर्थात आप कहाँ पैदा हुए, आपको किसने पढ़ाया, किनके बीच रहने को मिला और आपके कंपटीटर कौन थे। महामना की जिंदगी में ऐसा हमेशा चुनौती रही। जैसे वो पढ़ते रहे तो संस्कृत कॉलेज में हुआ एडमिशन, फिर संस्कृत में के बाद उनको शादी मिर्जापुर में होती है। अचानक एक दिन होता है कि मिर्जापुर अपने चाचा के पास आते हैं, धर्म सभा चल रही है, लोग लेक्चर दे रहे हैं। इसी बीच होता है कि एक मालवी जी आए हैं, भतीजे हैं, उनका लेक्चर सुना जाए। और जो लोग उनका प्रवचन सुनते हैं, संस्कृत में होता है, आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि एक 12वीं का बच्चा इतना बढ़िया बोल रहा है। और वहीं से शुरू हो जाती महामना का सामाजिक जीवन में शुरुआत। वहीं के उनके चाचा के ही एक मित्र बात करते हैं अपनी तीसरी बेटी से उनकी शादी की मिर्जापुर में, और ये बाद में उनकी शादी भी हो जाती है। और धीरे धीरे ये जीवन उनका चलता है, लेकिन कष्ट में होते हैं क्योंकि रोज की आमदनी उनके पास नहीं थी। और उनके पिताजी ब्रजनाथ जी बहुत प्रवचन करके पूजा पाठ करके अपनी जिंदगी चलाते थे। और ऐसे दौर में कभी कभी संकट भी आते थे। एक बार मालवी जी के दादाजी ने उनको मना कर दिया था कि देखो अब हमारा तुमसे खर्च नहीं चलेगा। तो ब्रजनाथ जी, इनके पिताजी, बच्चों को लेके बाहर निकल गए। और ऐसे में इलाहाबाद में एक उनके पिताजी के मित्र देखे तो बोले कि कहाँ जा रहे हो रात को? बोलो कि रुको, कह जाओ नहीं। और उनके पिताजी बोले कि हम किसी से कुछ दान दक्षिणा नहीं लेंगे। बोले कि भाई दान दक्षिणा कुछ नहीं लोगे तो कैसे जिंदगी चलेगी? उन्होंने कहा अच्छा संकल्प करो कि मेरे में यहाँ 1 महीने कथा करनी है। संकल्प में पैसा लेना था, वो पैसा लेने से इनकार कर चुके थे। तो ऐसे ऐसे समाज के लोगों ने उनकी जिंदगी को पाला और पोषा। एक बार की बात है, मालवी जी का कांग्रेस के अधिवेशन में प्रवचन चल रहा था, बोल रहे थे। काला कांकर है एक इलाहाबाद के बगल की रियासत, वहां के राजा रामपाल सिंह थे।
राजा रामपाल सिंह उस मंच पर बैठे हुए थे, कुछ बात कर रहे थे। मालवीय जी ने उनको टोक दिया, कहा कि नहीं बात मत करिए, उसके बाद होगी। रामपाल सिंह को लगा कि ये मंच पे हमको टोका गया, वो बड़ा क्षोभित हुए, दुखी हुए। बाद में कुछ दिन बाद दूसरे अधिवेशन में मालवीय जी की मुलाकात होती है और मालवीय जी की वक्ता शैली इतनी अच्छी होती है कि रामपाल सिंह को अपना पुराना जो टोका हुआ था वो कष्ट भूल जाता है कि नहीं, हमको जो टोके थे वो ठीक नहीं था, वो ठीक था, हम गलत थे, हमने भाषण के बीच में उनको टोका था, ये गलती थी। और यहीं से मालवीय जी की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि इलाहाबाद में एक स्कूल था जहां पर उनके चाचा पढ़ाते थे। वहीं पर होता है कि एक पुराने अध्यापक जा चुके थे, काम कर लीजिए, अध्यापन का शुरुआत कर लीजिए। उनके मालवीय जी ने मना कर दिया तो उनके चाचा ने उनकी माँ से आके बताया कि भाई कुछ पैसे मिल जाएंगे, वहां पढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा, जीवन यापन के लिए चाहिए। मालवीय जी कहे कि इससे तो नहीं होगा। माता जी उनकी रोने लगी। माता जी के रोने से मालवीय जी बोल दिए कि हाँ करेंगे। 60 रुपया मासिक उस दौर में मिलता था मालवीय जी को और उन्होंने हाँ कर लिया। देखिए मालवीय जी एक सैद्धांतिक व्यक्ति थे, माने अपने सिद्धांतों के सामने किसी से समझौता नहीं करते थे, सबसे बड़ी बात थी। 2 साल उस स्कूल में पढ़ाए, संस्कृत का पाठ होता था, धर्मोपदेश होता था और अच्छा चलता था। इसी दौरान काला कांकर के रियासतदार राजा रामपाल सिंह उनसे कहते हैं कि महामना, आपके ज्ञान, आपके दर्शन, आपके जीवन का संदेश लोगों तक जाना चाहिए और ये आप तक ही रह जाएगा, सिमट जाएगा तो हमारे देश के लोगों का भला कैसे होगा, क्योंकि ये चीजें अब आप सिर्फ आपकी नहीं है, वो पूरे समाज की है। मालवीय जी ने कहा कि इसके लिए करना क्या होगा। उन्होंने कहा कि हमारा जो हिंदुस्तान समाचार पत्र है, साप्ताहिक निकालते हैं काला कांकर से, इसका संपादन कीजिए। मालवीय जी को अकस्मात निर्णय लेना था कि इलाहाबाद छोड़ के काला कांकर आए और उनको उम्मीद नहीं थी कि राजा रामपाल सिंह सीधे बोल देंगे कि आप हिंदुस्तान के संपादक बन जाइए। उन्होंने कहा मालवीय जी ने कि देखिए भाई, जिन बच्चों को हमने 2 साल पढ़ाया है, संस्कृत से मेरा लगाव है, वो मेरे परिवार के हैं, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता, उनसे मेरा मोह है। मालवीय जी के सामने रामपाल सिंह ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, कुछ समय लीजिए, आइए और यहाँ देखिए। आए इलाहाबाद, अपने लोगों से बात किए। मालवीय जी तय किए कि ठीक काला काकर जाएंगे और हिंदुस्तान का संपादन करेंगे। उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र में राजा रामपाल सिंह के विषय में बताया जाता था कि वो मदिरा पान करते थे और जिस समय करते थे वो ज्यादा कर जाते थे। मालवीय जी ने पत्र में लिखा कि हमारे आपके बीच एक शर्त रहेगी कि कभी भी आप इस अवस्था में होंगे तो हमसे बात नहीं करेंगे, हमको बुलाएंगे नहीं, और जिस दिन हमसे ये बात होगी आपकी इस अवस्था में, वो मेरा आखिरी दिन होगा। इतने बड़े वो सिद्धांतवादी थे। चलता रहा और रामपाल सिंह ने मालवीय जी को जो ऑफर दिया था 200 रुपए महीने, 200 रुपए महीने के, आप सोचिए कि 60 रुपया जिसको इलाहाबाद में मिलता है उसको काला कांकर में रहने की व्यवस्था के साथ 200 रुपये उस दौर में। फिर 2 साल तक चलता रहा। ठीक एक दिन ऐसी विशेष स्थिति आती है कि राजा रामपाल सिंह उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप थोड़ा मिल लीजिए। मालवीय जी जाते हैं और उनको देख के हतप्रभ हो जाते हैं, क्योंकि वो मुंह से उनके गंध आ रही थी। उन्होंने बोला कि क्या बात है, हमसे बात करना है कि हिंदुस्तान के संपादक से बात करना है? तो उन्होंने कहा कि संपादक से बात करना है। कहे नहीं, अब तो हमको संपादक होने का अधिकार आपने खो दिया है, हमारी शर्त थी कि हम इस अवस्था में कभी आपसे मुलाकात नहीं होगी। मालवीय जी के सामने अचानक रामपाल सिंह एकदम हतप्रभ रह गए कि ऐसा जवाब आएगा। दुखी हुए। मालवीय जी से कहे कि देखिए मेरी व्यवस्था है, कुछ काम ऐसा था इसलिए आपको बुलाया था, ऐसा मेरा सोचना नहीं था, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मैं आपकी शर्त नहीं तोड़ रहा हूं। अचानक ऐसा होता है कि मालवीय जी से जब देखते हैं कि मालवीय जी नहीं मानेंगे, रामपाल जी कहते हैं कि ठीक है, सोच लीजिए, लेकिन आप इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो मेरा एक सलाह है आपको। देखिए सिद्धांतवादी को सिद्धांतवादी ही बर्दाश्त करता है, झेलता है, उसका श्राप निभाता है। रामपाल सिंह जी ने
मालवीय जी के साथ यही किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इलाहाबाद जाइए, लेकिन हमारे एक निवेदन को स्वीकार कीजिए। मालवीय जी ने कहा बोलिए। कहा आप इलाहाबाद जाइए, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, अंग्रेजी बहुत अच्छी है, संस्कृत बहुत अच्छी है, आप वहां से LLB कीजिए और वकालत कीजिए। आप देखिए कि सिद्धांतवादी का प्रश्न सिद्धांतवादी के लिए कितना बड़ा है कि ठीक है, पत्रकारिता की दुनिया से आप जा रहे हैं तो एक नई दुनिया में कदम रखेंगे, उसके पीछे भी हमारा ही संबल होगा। रामपाल सिंह लगातार 200 रुपए उनको भेजते रहे और मालवीय जी आते हैं तो वहां ओपिनियन अखबार, अभ्युदय और कई अखबारों को उनको काम मिलता है, वो करते हैं और इसी दौरान वकालत के पेशे में आ जाते हैं LLB करके। और इतना ईमानदार आदमी मालवीय जी थे अपने व्यक्तित्व, चरित्र और आर्थिक तौर पे कि वो उतना ही काम स्वीकारते थे जितना वो कर सकते थे। और इससे ये हुआ कि उस न्यायालय में इलाहाबाद में उनके जो साथ के लोग, शपरू जी थे, सरसुंदर लाल थे, वो लोग उनको बहुत पसंद करते थे। यहां तक कि ये प्रक्रिया 2004 तक चलती रही। वकालत इनकी बहुत अच्छी। और जिस दौर में 60 रुपया की सैलरी होती थी, 200 रुपया राजा रामपाल सिंह के यहाँ से आता था, मालवीय जी ने मना किया कि प्रभु आप हमको 200 रुपया मत दीजिए, हमारी वकालत अब ठीक चल रही है। तो राजा रामपाल सिंह ने कहा कि ये आपको नहीं दे रहा हूं, ये हमारा वचन है आपके साथ, वो जाता रहेगा, ये सेवा है समाज की। और वो 200 रुपए मालवीय जी को नियमित आते थे, मालवीय जी के मना करने के बाद भी। और जब 2004 का दौर आता है तो 2004 में मालवीय जी के महीने की प्रैक्टिस जो थी वकालत की, 4 से 5 हजार रुपया हो चुकी थी। माने उस दौर में 4 से 5 हजार रुपया एक बहुत बड़ी रकम होती थी। एक दिन ऐसा ही अचानक अपने पिताजी के साथ बैठते हैं, मालवीय जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं एक भारतीय विश्वविद्यालय हो। भारतीय विश्वविद्यालय? उनके पिताजी कहते हैं हाँ ये अच्छा तो रहेगा, ठीक है, करना क्या होगा? कहे बस आप सहयोग कीजिए। होता है कि मालवीय जी को पहला 51 रुपया का दान उनके पिताजी ही देते हैं उस विश्वविद्यालय के लिए। और जब कोर्ट को, इलाहाबाद न्यायालय को पता लगता है उनके साथियों के कि मालवीय जी इस क्षेत्र को जा रहे हैं छोड़ के, वकालत के पेशे को, लोगों को धक्का भी लगता है। लेकिन उस दौरान लोग बोलते भी हैं कि ठीक है, समाज सेवा के लिए मालवीय जी का त्याग होना चाहिए। 1885 का दौर था। A.O. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन के दौर में ही A.O. ह्यूम से मालवीय जी की उपस्थिति में कहा जाता है कि मालवीय जी अपने व्यक्तिगत वकालत के चलते समाज सेवा, देश सेवा के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। और ये बातें मालवीय जी सुनते हैं। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष होते हैं A.O. ह्यूम, जो स्थापक होते हैं, वही कहते हैं नहीं मालवीय जी ठीक कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। और A.O. ह्यूम से मालवीय जी की बाद में बात होती है तो A.O. ह्यूम उनको कहते हैं कि नहीं, आप विश्वविद्यालय की सोचे हो, करो, और वकालत पेशे में यदि जुड़े भी हो तो इससे भी समाज की सेवा ही होगी। ये ठीक है, आप अपने सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक, देश के लिए जरूरी है। वकालत पेशे के बाद ये जब विश्वविद्यालय की बात आती है तो होता है कि विश्वविद्यालय कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके लिए धन कहां से आएगा। मालवीय जी क्योंकि छोटी छोटी रियासतें हैं और मालवीय जी के कभी नहीं मांगा। उनका कहना था कि अपने निज काम के लिए हमारा कोई काम नहीं है, हमको जो भी चाहिए हमारे विश्वविद्यालय के लिए चाहिए। इस दौर में बनारस में 2 बड़े लोग थे, एक शिव प्रसाद जी, शिव प्रसाद गुप्त उनका नाम है, जो आप लोग जानते होंगे। शिव प्रसाद गुप्त हॉस्पिटल जो है उन्हीं के नाम से कबीर चौरा हॉस्पिटल, हम लोग मंडल हॉस्पिटल बोलते हैं। दूसरा एक काशी विद्यापीठ है जो वर्तमान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। और लंका के ठीक बगल में ही सेवा सदन के नाम पे शिव प्रसाद गुप्त जी का आवास है। मालवीय जी बनारस आते जाते रहते हैं, इसी दौरान विश्वविद्यालय की बातें चलती हैं। तो मालवीय जी के 3 ही संकेत वाक्य या मंत्र होते हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान।
उनका था कि हिंदी की सेवा, हिंदू की सेवा से ही हिंदुस्तान की सेवा होगी। विश्वविद्यालय की बात होती है, इस दौरान एक दिन गांधी जी और शिव प्रसाद जी बैठे होते हैं, कहते हैं कि आप अंग्रेजी विश्वविद्यालय बना रहे हो, इसमें देश भर की भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। मालवीय जी ने कहा कि देखिए, हिंदी के पास अभी इतनी पाठ्य सामग्री नहीं है कि हम हिंदी में आगे बढ़ें, और दूसरी चीज हमें विश्वविद्यालय बनाना है तो सर्व विद्या की राजधानी होनी चाहिए, ज्ञान की राजधानी होनी चाहिए। दुनिया के सभी ज्ञान, विज्ञान, अन्वेषण, शोध हमारे परिसर में हमारे विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपने विद्यार्थी को इस रूप में बनाएंगे कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो उसकी पहचान हो, उसका व्यक्तित्व हो, वो महामना और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाए। तो हमको सर्व विद्या चाहिए और दुनिया की सारी विद्याएं चाहिए। शिव प्रसाद गुप्त को कुछ हिंदी के साथ, कि हिंदी में होता तो अच्छा लगता, तो थोड़ा झटका लगा, लेकिन विरोध नहीं था भाषा के नाम पे। ये एक बड़ी बात थी। उस दौर में लोगों के बीच आपसी सामंजस्य इतना रहता था कि मतभेद होता था, मनभेद नहीं होता था। और इसी थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी, मालवीय जी हिंदी के विरोधी नहीं थे, अंग्रेजी के पक्षधर थे कि हमारे पास सारी भाषाएं होनी चाहिए। उन्होंने जब विश्वविद्यालय की स्थापना की तो पहला संस्कृत कॉलेज होता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सेंट्रल स्कूल होता है। सेंट्रल स्कूल के साथ एनी बेसेंट का भी योगदान आता है कि एनी बेसेंट उस कॉलेज को, सेंट्रल स्कूल को सौंपती हैं मालवीय जी को, जिससे मान्यता के काम होते हैं। प्राच्य विद्या धर्म संकाय और संस्कृत कॉलेज था, शुरुआत वहां से हो जाती है। ठीक उसी के साथ शिव प्रसाद गुप्त जी और महात्मा गांधी जी मिलके सोचते हैं कि ठीक है, एक बड़ा विश्वविद्यालय यहाँ बन रहा है महामना का, तो एक दूसरा विश्वविद्यालय हिंदी को लेकर भी होना चाहिए, और काशी विद्यापीठ की स्थापना होती है। आप सोचिए कि वो विरोध नहीं है, बल्कि जनता को एक सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक साधन बन जाता है, जरिया बन जाता है। 2004 में सिर्फ 4 विश्वविद्यालय भारत में थे, मद्रास, बंबई, कोलकाता, और एक और था, कोई भूल रहा हूं, विस्मित हो रहा हूं। 4 विश्वविद्यालय थे, और 4 विश्वविद्यालय के बाद 5वां विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में होती है। आप सोचिए कि उस दौर में एक विरोध होता है कि इस विश्वविद्यालय के नाम में हिंदू शब्द आया है। मालवीय जी उसका जवाब देते हैं कि देखिए, हिंदू शब्द आया है तो ये हमारा कतई नहीं है कि यहाँ दूसरे धर्म के लोग, दूसरे साथ के लोग शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे। ये महामना का परिसर है, यहाँ धर्म, विद्या, संस्कृत, संगीत सबकी शिक्षा होगी और सभी के लिए होगी। हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हम अपने धर्म को जानेंगे, अपने वेद वेदांत को जानेंगे, व्याकरण जानेंगे, मीमांसा जानेंगे, साहित्य जानेंगे, संगीत जानेंगे, अनुसंधान जानेंगे। उस दौर में भी मेटलर्जी विभाग था, उस दौर में भी मौसम विज्ञान था बीएचयू में। जब मौसम विज्ञान की जानकारी बाबतपुर एयरपोर्ट को बीएचयू से भेजी जाती थी, अपनी वेधशाला थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास। एक विरोध आता है, और विरोध इतना पुष्ट होता है कि मालवीय जी जहां हिंदू शब्द लेते हैं, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। और ये विरोध नहीं है, बल्कि एक मालवीय जी इसको बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकारते हैं कि हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि कोई अपना धर्म पढ़ रहा है, हम अपना धर्म पढ़ रहे हैं, वो अपने धर्म को जानेंगे, हम अपने धर्म को जानेंगे। कोई ईसाइयत को पढ़ेगा, कोई ताओ को पढ़ेगा, कोई सिंतो को पढ़ेगा, कोई जिंद अवस्था पढ़ेगा। ये तो खुशी की बात है। हीनयान, महायान, बौद्ध दर्शन जब हम पढ़ेंगे तब तो जानेंगे कि हमारी काशी की संस्कृति क्या है। वज्र विद्या संस्थान को हम लोग पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। मालवीय जी ने धर्म की जो व्याख्या की, धर्म के जो शिक्षा की व्यवस्था की, वो सभी के लिए की कि आप अपने धर्म को जानेंगे, अपने को बताएंगे, अपने को सम्मान दिलाएंगे और दूसरे की भी इज्जत करेंगे। धर्म तो वही है ना कि हम कितना सहिष्णु होते हैं। हम धर्म की परिभाषा, धर्म की इज्जत करना जानेंगे, तभी हम दूसरे की इज्जत कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है। और विश्वविद्यालय की स्थापना का दौर देखिए, जब 1916 में स्थापना होती है तो मालवीय भवन होता है छोटा सा, गंगा जी के किनारे, जो वर्तमान में ट्रामा सेंटर और बना है, वहीं एक छोटा सा शिला रखी जाती है। हार्डिंग आते हैं, वायसराय,
कई प्रांत के गवर्नर आते हैं, होती है स्थापना। लॉर्ड हार्डिंग के हाथों कराई जाती है वायसराय के। स्थापना के बाद चंदा का दौर हमेशा चलता है और मालवीय जी के लिए सबसे बड़ी होती है कि विश्वविद्यालय को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और ये पैसे हमको दान में चाहिए, सहयोग में चाहिए। जमीन तो मिली गई, और जमीन का भी एक मैं किस्सा बताऊं, आप लोग जानते होंगे। विभूति नारायण जी के पिताजी थे प्रभु नारायण सिंह। प्रभु नारायण सिंह के पास मालवीय जी पहुंचे, बोले कि ये जमीन हमको दे दीजिए। प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि ये जमीन से हमको मोह, हम नहीं दे पाएंगे। अब मालवीय जी की निगाह एकदम पक्का थी, क्योंकि सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। आज जो हम लोग खिचड़ी मना रहे हैं, मकर संक्रांति मना रहे हैं, आज ही का दिन था। रामनगर किले के उस पार मालवीय जी पहुंचते हैं, और ठीक सुबह सुबह कि महाराजा प्रभु नारायण सिंह आएंगे स्नान करने, दान देंगे। सुबह मालवीय जी अपने वेशभूषा में ठीक ठीक पहुंचते हैं, ब्राह्मण के रूप में खड़ा हो जाते हैं। प्रभु नारायण सिंह स्नान करके निकलते हैं संकल्प कराने के लिए, तो देखते हैं तो मालवीय जी सामने खड़े हैं। प्रभु नारायण सिंह मुस्कुराते हैं, मालवीय जी मुस्कुराते हैं कि अरे, संकल्प में मालवीय जी ने वही जो धरती आज हमारे पास विश्वविद्यालय की है, संकल्प किया था प्रभु नारायण सिंह ने। और खुशी की बात है कि उस विश्वविद्यालय के आजीवन कुलपति प्रभु नारायण सिंह के बाद विभूति नारायण सिंह रहे अंत तक। हमारा सेंटर हिंदू विश्वविद्यालय, हमारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, विजिटर जरूर राष्ट्रपति होते हैं, बाद में उनके निधन के बाद राष्ट्रपति हुए, कर्ण सिंह हुए, लेकिन वो परंपरा चली। अब आता है कि मालवीय जी विश्वविद्यालय बनाए, और उनकी दूरदृष्टि से हम कितने प्रभावित हैं और हमारा जीवन कितना बदला है। मैं बताऊं, अंबिकापुर में हमारे एक वरिष्ठ हैं अंग्रेजी विभाग के, एस.एन. पांडे, राजीव गांधी पीजी कॉलेज में, अंबिकापुर में ही। तो कभी कभी बात होती है उनसे, तो बताया कि अजय, यदि विश्वविद्यालय बनारस में नहीं होता तो क्या स्थिति होती। हम कि सर, बनारस में विश्वविद्यालय नहीं होता तो हम किसी के खेत में कोई काम कर रहे होते। और वो विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 200 किलोमीटर की परिधि में पूरी दिनचर्या को, जीवनचर्या को बदल दिया है। वहां से आप, मालवीय जी के बाद वहां के लोगों ने बार बार सवाल किया कि आप इलाहाबाद को छोड़ के बनारस क्यों चले आए। तो काश्यानाम काशी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि काश्यानाम काशी इति, काश्यानाम इति काशी, माने काशी के पास वो तेज है, वो वेग है, वो ऊर्जा है, वो चमक है, वो दर्शन है। उन्होंने कहा कि देखिए, जैन धर्म के लोग यहाँ आए, काशी विश्वनाथ यहाँ है, गंगा यहाँ है, गंगा तो इलाहाबाद भी थे। बौद्ध धर्म के लिए 5 आदमी की जब जरूरत होती है, प्रथम 5 भिक्षु के लिए, तो काशी में मिलते हैं। तो ये जाटा शहर है, और यहाँ ये ऊर्जा है कि यहाँ के लोग पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, और यहाँ का ज्ञान दुनिया में फैलेगा। मालवीय जी की नजर में ये था, और आज है वैसा। आज मालवीय जी के संस्थान में आप जाएं, गेट से ही घुसते ही एक तरफ महिला विमेंस कॉलेज है, तो उधर आयुर्वेद बिल्डिंग है, चिकित्सा विज्ञान संस्थान है, तो म्यूजिक फैकल्टी है, मंच कला संकाय है, हिंदी विभाग है। डॉक्टर साहब, अभी आप देखें कि इंडियन हिस्ट्री और आर्कोलॉजी है, तो बगल में फिलॉसफी डिपार्टमेंट है, उसके बगल में आर्ट्स फैकल्टी है। कहने का मतलब कि ये जो बसाया गया है, इतना ढंग से बसा है विश्वविद्यालय की, एक तरफ प्रोफेसर आवास, हॉस्टल, फील्ड, मैदान, फिर विभाग पढ़ने का, उसके बाद लाइब्रेरी, फिर एम्पी थिएटर। इतना संयमित शिक्षा देने का मालवीय जी का सिर्फ एक लक्ष्य था कि ये विद्यार्थी जब यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के होंगे, कहीं भी जाएंगे, तो ये सुविधा स्वयं बना लेंगे। और ये एक बार गांधी जी ने पूछा था कि मालवीय जी, आप हॉस्टल से लेके डिपार्टमेंट जाने तक की सड़कों पे पेड़ लगाए हैं, इन बच्चों को धूप भी नहीं लगेगी, तो हमारे देश में ये बच्चे कैसे सरवाइव कर पाएंगे। गांधी जी को मालवीय जी ने कहा कि देखिए, हम इन बच्चों को ऐसा बना देंगे कि ये जहां जाएंगे वो सुविधाएं खोजेंगे, बनाएंगे, और सुविधाएं बना के दूसरों को वो सुविधा में जीने के लिए प्रेरित कर देंगे। क्योंकि जो सुविधा भोगी रहेगा, जो सुविधा किया है, सुविधा का भोग किया है, वही तो कर पाएगा, दूसरे के लिए सुविधा दे पाएगा।
तो मालवीय जी हमेशा सुविधा के लिए करते थे। हम आते हैं महामना मालवीय जी के भवन में, मालवीय परिसर में। गाय, गंगा और गीता, 3 इनके सम्मान के पात्र हैं। गंगा में स्नान, गाय की सेवा, गीता का पाठ। गाय की सेवा, एक तो हम लोगों के माता पूज्य हैं गाय माँ, गौ माता, उनकी हम लोग इज्जत करते हैं, हमारे धर्म में है, तो गाय की सेवा होती है। बदले में गाय हमें भी दूध देती है और हम स्वस्थ होते हैं। गंगा, साफ रखेंगे, स्वच्छ पानी मिलेगा, हमारा वाटर लेवल अच्छा रहेगा, हम कभी प्यासे नहीं रहेंगे, क्योंकि नदियों के किनारे ही संस्कृति बसती है। हमें संस्कृति को जिंदा रखना है तो नदियों को जिंदा रखना है और नदियों को बचाना है। आते हैं गीता पे। मालवीय जी मालवीय भवन और उससे पहले गीता पाठ करते थे, कराते थे, और आज भी महामना के उस मालवीय भवन में नियमित रविवार को गीता पाठ होता है। और चंद्रकला पाड़िया मैडम थी वहां, मैं नियमित वहां के गीता पाठ में जाता था, और हर रविवार को उस गीता पाठ से एक चीज मिलती थी। उनका कहना था गीता धर्म ग्रंथ मानिए या दर्शन का ग्रंथ मानिए, सिर्फ वही नहीं बल्कि गीता हमारे जीवन का संविधान है। और जीवन का संविधान का अर्थात का मतलब कि हम कर्म भी करते हैं तो निष्काम होना चाहिए, कृष्णार्पण भाव से होना चाहिए, दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, और प्रत्येक विपत्ति का समाधान गीता में ही मिलता है। ये एक अच्छी बात होती है। और गीता का पाठ हमारे हिंदू धर्म की नींव है। हमको, हर व्यक्ति को जितना भी सक्षम हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट सप्ताह में गीता का पाठ कीजिए, गीता के तथ्यों को लीजिए, क्योंकि हम गीता का पाठ करते हैं तो अपने लिए भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे संस्कार से ही हमारी अगली पीढ़ी को संस्कार जाते हैं। हम संस्कारित होंगे तो हमारा परिवेश संस्कारित होगा। मित्रों, महामना का जीवन इतना बड़ा है कि एक वकील, एक पत्रकार, एक अध्यापक और एक सोच, शायद वर्तमान की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमारा विश्वविद्यालय तो नैक में A+ या A++ होगा, उसके पास ये भी पावर है कि आप अपना पाठ्यक्रम बना सकते हैं, अपनी परीक्षा ले सकते हैं, ये उनको राइट है। तो आने वाले दिन में वो विश्वविद्यालय और बड़ा होगा, और मानस पुत्र तैयार होंगे, और हम लोगों की जो अपने भाई बंधु हैं, हम लोग और फैलेंगे, और निश्चित ही महामना के इस मिशन में हम लोग शामिल होकर अपने को खुश मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं। मित्रों, धन्यवाद, आपने हमको आज अपने पास बुलाया, हमको मौका दिया। मैं महामना मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर स्वर्णलता मैडम को प्रणाम करता हूं, कोऑर्डिनेटर विजन जी को। जी सर, सर आपको बहुत धन्यवाद सर। आपने आज जो बारीकियां बहुत सारी बताई वहाँ की मालवीय जी से रिलेटेड, ये शायद सब लोगों को पता नहीं होगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं थी कि उनका कैसे करके वो कहाँ से आए, कैसे करके उनकी जर्नी पूरी आपने एक एक बारीकियां उसकी बताई, और बड़ा एनकरेजिंग था जो आपने बताया। सर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे फिर से एक बार यहाँ पे आप आए और कुछ और विषयों पे हमारा ज्ञानवर्धन करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर शब्दों से आपने हमें महामना जी के बारे में और काशी विश्वविद्यालय के बारे में बताया, और जिससे हम सभी बहुत ही अच्छे से प्रभावित होंगे, मुझे लगता है। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि हाँ, जितने भी हमारे अतिथिगण एवं छात्रगण हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो सर से तो वो पूछ सकते हैं। देवव्रत को कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? सर मैं ये जानना चाहते हैं कि जो महामना जी के प्रिंसिपल थे वो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में। देखिए, महामना का सिर्फ सिद्धांत था कि गाय गंगा गीता, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए और अपने उद्देश्य के प्रति इतना समर्पित होइए कि
हर उद्देश्य आपके सामने छोटा नजर आए, छोटा छोटे टारगेट तय कीजिए, उसको पूरा कीजिए। और सफलता असफलता कोई मायने नहीं रहती जिंदगी में, एक समय के बाद वो बहुत पीछे छूट जाती है, क्योंकि हम लोगों ने कॉलेज लाइफ बिताया, फैमिली लाइफ बिताया, 60 साल को पहुंचेंगे, 75 साल के पहुंचेंगे। जो जिंदगी की शोहरतें होती हैं एक समय के बाद छोटी होती जाती हैं। हमको सिर्फ अपनी ये है कि हम जिंदगी में कितना सफल हुए, इससे ज्यादा माने रहता है कि हम अच्छा इंसान बने, एक बौद्धिक इंसान बने, जिससे हमारी एक पहचान हो कि हम व्यक्ति अच्छे हैं। आप व्यक्ति अच्छे हैं तो शेष सभी चीजें अच्छी हो जाएंगी। आप अच्छे वकील भी होंगे, अच्छे पत्रकार भी होंगे, अच्छे डॉक्टर भी होंगे, अच्छे समाज के नागरिक भी होंगे। पहले नागरिक बनना जरूरी है, बाद में सब आपके साथ जुड़ता जाएगा। धन्यवाद मित्र। ठीक है, किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो करके पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर विजय सर को इनवाइट करना चाहूंगी। उससे पहले मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। Sir has done his graduation in commerce in business study in the year 1994, and sir has born and brought up in BHU. He has done his MBA from Delhi and PG in International Business from Lucknow, PG in International Business from Retail Management from Symbiosis, PG Diploma in Tourism and Hotel Management from Ravi Shankar University. Presently, sir is working as VP with Real Estate Company. With this word, I would like to request sir for his concluding remark and vote of thanks. Please, sir. तो मैं अजय तिवारी सर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर ने बहुत ही सुंदर और शॉर्ट में हमें मालवीय जी के उद्देश्यों से और उनके क्या उद्देश्य थे बनारस की कृति करने में, और इस बहुत एक स्टोरी के रूप में आज हमारे भावी जनरेशन को उनके बारे में बताया कि हमारा जो जीवन कैसा होना चाहिए। और गीता हमें रोज एक दोहा या दो दोहा हमें रोज पढ़ना चाहिए, और उस गीता के भाव को हम कितना उतार सकते हैं, इसके लिए उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया, उसके लिए हमारी अगली जनरेशन रियली में इस देश के निर्माण में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भावी भविष्य के निर्माता होते हैं, वो उनमें जो संस्कार होते हैं, वही संस्कार हमारे देश को बनाते हैं, और टीचर कम्युनिटी और हमारे स्टूडेंट्स ही इस देश की दशा और दिशा को आगे ले जाते हैं। हम थर्ड वर्ल्ड में जा रहे हैं और हम थर्ड इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। इसमें हमारा मानस ज्ञान, हमारा स्वास्थ्य और हमारा नदियों का संरक्षण, ये जैसा कि सर ने बताया, अजय सर ने, कि गाय, गंगा और गीता, इन तीनों का जो समागम है वो हम सभी मानस पुत्रों में मालवीय जी के उद्देश्यों से, मालवीय जी की भावनाओं से बहुत ओतप्रोत हैं, और उनके विचारों को आगे तक ले जाना और उनको अपने में आत्मसात करना, ये हमारे लिए, हम सभी इसको करेंगे और आगे अपने देश को ले जाएंगे। तो इस सुंदर जो परिचर्चा हुई, इस पर हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे बीच में बहुत मालवीय मिशन के मेंबर्स, मृत्युंजय पांडे जी, एच.एस. तिवारी जी, भूपेंद्र शर्मा जी, तपेश गुप्ता जी, और अभी मैं देख रही हूँ कि अभी इस पटल पर हमारे वाइस चांसलर सर भी उपस्थित हैं। सर, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आपने हमारे इस मालवीय मिशन में ज्वाइन किया, और रायपुर यूनिट को बहुत ही खुश है कि आप हमारे पटल पर आए, और हमारे सभी स्टूडेंट्स का, जिनके द्वारा ही ये प्रोग्राम हो पाता है, और उनको ही हम लेकर के आगे बढ़ पाते हैं, और वही हमारे, भले ही हम 100%, लेकिन हम 20% अगर उसमें से भी कैच करते हैं, तो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वो उसमें उन भावनाओं को पहुंचाते हैं। तो मैं आज के इस आयोजन के लिए
हमारी पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ और अजय जी का और सभी हिमालय मिशन के मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मैं पुनः प्रीति से आग्रह करती हूँ कि वे कल्याण मंत्र के आए। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति 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 ही। अर्थात सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दे। धन्यवाद। आप सभी का मैं सादर नमन करती हूँ और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।